So the next question is, the antibodies are proteins, carbohydrate, lipids और germs. तो हम ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सबको पता है. What are antibodies? Glycoproteins, right? इनको हम और क्या बोलते हैं? Immunoglobulin, immunoglobulins. और ये किससे सिक्रीट होती हैं? प्लाज्मा सेल्स से. जो बी सेल्स से डिराइव होती हैं, हमने पढ़ी है ना. इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एम, ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी, राइट. तो ये सारी ऑप्शन गलत हो जाएंगे. प्रोटीन विल बी करेक्ट ऑप्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स. एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोला है, ये पूछा है. एक्टिव इम्यूनिटी हमने कैसे लर्न किया था चैप्टर में? वैक्सीनेशन के थ्रू. यानी वैक्सीनेशन एग्जाम्पल याद रखना है आपको. एक्टिव इम्यूनिटी नाम से ही आपको वैक्सीन याद आ जानी चाहिए, तो आपको याद रहेगा कि कभी गलत नहीं होगा मतलब क्वेश्चन. इसलिए तो एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है, जब भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी जो. तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट एन एंटीजन इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग रेट ऑफ हार्ट बीट. इंक्रीजिंग, अगर हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी तो क्या एक्टिव इम्यूनिटी होगी? इसका मतलब ये एक्टिव इम्यूनिटी है अगर हार्ट बीट से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, राइट. इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या एक्टिव इम्यूनिटी है? अगर ऐसे ही इम्यूनिटी डेवलप होती तो हर कोई ब्लड चढ़ा लेता. किसी भी पेशेंट को हम ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती, तो कोई बीमारी नहीं पड़ता फिर तो इम्यूनिटी की वजह से. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज. एंड लास्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस डेवलप्ड बिफोर डिजीज़. तो बिफोर डिजीज़ तो हो ही नहीं सकता है बिल्कुल भी, क्योंकि एंटीजन जब आ रहा है तो मतलब डिजीज़ तो हो रही है. तो डिजीज़ के बाद ये रेसिस्टेंट डेवलप कर रहा है, यानी हमारी बॉडी में जब भी डिजीज़ होगी उसके बाद ये एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगा. तो हम वैक्सीनेशन में क्या कर रहे हैं, पहले हम प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही है. देन जब असली में जो पहले तो हम वीक करके दे रहे हैं, यहाँ पर वायरस को वीक करके दे रहे हैं ना, एंटीन्यूटेड वायरस या बैक्टीरिया दे रहे हैं पहले, ताकि एंटीबॉडीज़ एक बार प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए, राइट. उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो कब होता है, जब वाकई में बाहर से वायरस वो वाला आएगा जो स्ट्रॉन्ग वायरस है, ओके, जो हमने नहीं दिया है, जो फिर से आया है, तब असली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी. तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो होगा, तो यानी डिजीज़ के बाद होगा. सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. So the next question is, if a person shows production of interferons in his body, the chances are that he has got an infection of. तो interferons क्या है, हमने पढ़ा था अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में. interferons are एंटीवायरल प्रोटीन्स. एंटीवायरल प्रोटीन्स कब रिलीज होंगे, जब वायरल डिजीज़ होगी कोई. तो इनमें से हम देख लेंगे कौन सी वायरल डिजीज़ है. तो टिटनेस किससे होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी. दिस इज इन बैक्टीरिया, दिस इज अ बैक्टीरिया, राइट. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से. प्लाज्मोडियम वायरस तो है नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. टाइफॉइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मीजल्स किससे होता है, पैरामिक्सो वायरस. सो ऑप्शन डी विल बी राइट.
तो कोई भी डिजीजेस दे सकते हैं एग्जाम में, आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि हमें क्या बोला है रिलीज़ करने को। इसमें आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इंटरफेरॉन्स क्या होता है, राइट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, सो एंटीबॉडीज इनमें से किससे प्रोड्यूस होती है? ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और स्प्लीन। तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, पढ़ा है हमने ये। किससे बनती हैं ये? ल्यूकोसाइट्स से, राइट। ल्यूकोसाइट्स दो टाइप की होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स ग्लोबुलिन प्रोटीन की हेल्प से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। टी सेल्स कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की, साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी एम। ओके, तो ल्यूकोसाइट्स से क्या मतलब हुआ? ल्यूकोसाइट्स तो आरबीसी से मतलब है, आरबीसी को बोलते हैं। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो है WBC का टाइप है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। स्प्लीन से भी एंटीबॉडीज रिलीज नहीं हो रही है। लिम्फोसाइट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी लिम्फोसाइट का ही टाइप है, so this option will be correct. Next question is the interferons are. Interferons हमने बहुत बार पढ़ा है. These are antiviral proteins. पढ़ा है ना हमने, लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया इसी से सेम, उसमें डिजीजेस दी हुई थी, तो या तो आपको ऑप्शन में डिजीजेस दी जा सकती है इंटरफेरॉन्स का पूछ के कि किससे कनेक्टेड है इंटरफेरॉन्स, किस डिजीज़ से रिलेटेड है, तो आपको देखना है वायरल डिजीज़ कौन सी है। और हमने पढ़ा था लाइसोजाइम। व्हाट इज लाइसोजाइम? दिस इज एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन। सो जब भी लाइसोजाइम आएगा तो हम बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे ऑप्शन में, जब इंटरफेरॉन आएगा तब हम वायरल डिजीज देखेंगे ऑप्शन में, तो एंटीवायरल प्रोटीन्स विल बी द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन? एलर्जी से क्या होगा मतलब? एंटेरिक फीवर है फर्स्ट ऑप्शन। एंटेरिक फीवर मतलब टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से, जो कि एक बैक्टीरिया है, तो एलर्जी तो हो नहीं सकती, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत रीज़न हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, यूवी रेज से भी हो सकता है, एक्स रेज से हो सकता है, इथिडियम ब्रोमाइड से हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई भी म्यूटाजेंस हो सकते हैं, राइट। गोइटर क्या होता है? गोइटर होता है, हमने ऐड देखा होगा बहुत आपने बचपन में, घेंगा जिसको बोलते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है, लैक ऑफ आयोडीन। थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन की वजह से या सूजन की वजह से जो होता है गोइटर। हे फीवर, हे फीवर होता है ग्रास या किसी प्लांट या पोलन ग्रेन्स की वजह से, एलर्जी से। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीजन्स आर प्रेजेंट। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होंगे? जो फॉरेन पार्टिकल होगा, एंटीजन हमने बोला किसको? एंटीजन आते हैं तभी एंटीबॉडी बनती है ना, हमने हमेशा बोला है एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल, यानी वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है,
तो वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में तो होगा नहीं, क्योंकि एंटीजन, सपोज ये एंटीजन है और ये एक वायरस है या बैक्टीरिया समझ लीजिए, ये एंटीजन्स हैं, एंटीजन से ही हम इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, राइट। किसी भी डिजीज़ को हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं, एंटीजन से ही, एंटीजन्स का ही टेस्ट होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में होंगे क्या, अंदर, अंदर होते तो हम पहचानते कैसे इनको, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस तो अंदर होगा, अगर होगा तो किसी में, इससे भी नहीं होगा। इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस विल बी द आंसर रॉन्ग। टू सॉरी ऑन सेल सरफेस, तो सेल की सरफेस पे होगा तभी तो हमें पता चलेगा, राइट। जैसे हमने HIV में पढ़ा है, हमने जैसे HIV वायरस में क्या देखा था, कैप्सूल है, न्यूक्लियर प्रोटीन है, और बाहर क्या थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स थे, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन 120 था ना इसमें, यहाँ पर। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, इसीलिए अभी तक HIV का कोई क्योर नहीं निकला है। तो अपनी स्ट्रक्चर बाहर की चेंज करते रहेंगे अगर कोई वायरस, तो उसका क्योर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम इसके लिए वैक्सीन बनाएंगे तब तक ये चेंज कर लेगा, तो जो वैक्सीन होगी इसके लिए असर नहीं करेगी। यही कोविड का हाल है, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑन सेल सरफेस। So the next question is a cell coded protein that is formed in response to infection with most animal viruses. तो वायरसेस के लिए हमने क्या पढ़ा था, वायरस जब आएगा तो कोई एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, और एंटीवायरल हमने पढ़ा था इंटरफेरॉन, राइट। इंटरफेरॉन विल बी द आंसर। एंटीजन तो हो नहीं सकता, एंटीजन तो खुद एक फॉरेन पार्टिकल है, खुद वायरस है। एंटीबॉडी इसलिए नहीं हो सकता कि वायरस है, तो वायरस के लिए जो एंटीवायरल प्रोटीन होगा वो रिस्पॉन्स करेगा इंटरफेरॉन। हिस्टोन का तो दूर दूर से एक बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। हिस्टोन क्या काम करता है, DNA से बाइंड होता है हिस्टोन, और क्रोमोसोम्स को सपोर्ट देता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन का वायरस से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, सो interferon will be the answer. So the next question is which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV? तो HIV के बारे में क्या सही है ये पूछा है। HIV is an enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. तो single stranded RNA कितने थे हमने पढ़ा है, कैप्सिड में 2 RNA थे मॉलिक्यूल और 2 reverse transcriptase, right? So this option will be wrong. HIV is an enveloped virus that contains 2 identical molecules of single stranded RNA or 2 molecules of reverse transcriptase. So this is correct. But हम आगे के ऑप्शन भी देखेंगे। HIV is unenveloped retrovirus, तो ये तो हो ही नहीं सकता, unenveloped तो है ही नहीं, enveloped तो है ना इसके ऊपर। HIV does not escape but attacks the acquired immune response. ये थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत भी है, क्योंकि attacks acquired immune response नहीं हो सकता, ये innate immune system भी क्योंकि अटैक करता है, सिर्फ acquired को ही नहीं कर रहा है ना, इसलिए एकदम सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल किलर सेल को भी इफेक्ट कर रहा है, टी हेल्पर सेल को भी कर रहा है, सारी सेल्स को ही कर रहा है, और सबसे पहले ये मैक्रोफेज को अटैक कर रहा था, फिर टी हेल्पर सेल के पास जा रहे हैं। तो टी हेल्पर सेल के पास ही अगर कोई अगर नहीं रही, वही काम नहीं कर रही है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता बॉडी का, इसलिए बहुत सारी फिर डिजीज़ेस हो जाती हैं, और बहुत सारी डिजीज़ होती है तो उनको हमने क्या बोला था, सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड एज सिंड्रोम, इसीलिए HIV कॉज करता है एड्स को, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोला इसलिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है ये, हेल्पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स को, थ्रोम्बोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को, या ल्यूकोसाइट्स को। तो सबसे पहले जा रहा था HIV, हमने पढ़ा था सबसे पहले मैक्रोफेजेस के पास जाता है, राइट। मैक्रोफेजेस फेज के न्यूक्लियस में एंटर करता है, वहाँ ये बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है, और फिर ये जाता है टी हेल्पर सेल के पास,
उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो टी हेल्पर सेल इसमें राइट ऑप्शन आएगा। अगर ऑप्शंस में सबसे पहले मैक्रोफेज दिया होता तो मैक्रोफेज आंसर होता। तो थ्रोम्बोसाइट्स नहीं होगा, बी लिम्फोसाइट्स नहीं होगा, ल्यूकोसाइट्स नहीं होगा। Okay, so the next question is, at which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? So first option is within 15 days of sexual contact with an infected person. तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि कई पेशेंट्स का पता 9-10 साल बाद भी चलता है, तो डोर्मेंट स्टेज में भी हो सकता है चीज़ें। क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि 15 डेज़ में ही पता चल जाता, सिम्टम्स आ जाते, तो दूसरे पर्सन में नहीं होता। हम ब्लड डोनेट करते हैं तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसमें भी सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन में ही पता नहीं चलता। इसीलिए तो ब्लड डोनेशन से या सीरिन से, या कोई ग्रुप है यंग यूथ का ग्रुप मोस्टली ड्रग्स लेते हैं जो, तो वो क्या करते हैं एक ही सीरिन से लेते हैं ड्रग, दूसरा भी उसी सीरिन से लेगा। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आ गया हो तो ब्लड कांटेक्ट में आ गया दूसरे के भी, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है ओके किसी भी कांटेक्ट से। When the infected retrovirus enters host cell, एंटर करते ही तो बिल्कुल सिम्टम नहीं आ सकते राइट। अभी तो वो मैक्रोफेज में जाएगा, फिर वहाँ रेप्लिकेट करेगा और डीएनए बनाएगा, देन आरएनए वापस बनाएगा, देन टी हेल्पर सेल में जाएगा, देन डिजीजेस शो होंगी या कुछ डिस्टर्बेंस होगा बॉडी में, उसके बाद तो बहुत लंबा प्रोसेस है। When HIV damages large number of helper T lymphocytes, this is correct। टी हेल्पर सेल को जब वो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को जब डैमेज करेगा, उन पे अटैक करेगा, तब हमारे जो टी हेल्पर सेल करती क्या है, बी सेल्स को एक्टिवेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, यानी उसको सिंथेसाइज करने के लिए एक्टिवेट करती है। तो अगर टी हेल्पर सेल ही नहीं होगी तो बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगी, ठीक है, बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगी तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा, एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस नहीं होंगी तो हमें हर चीज़ से, इन्फेक्शन से, वायरल डिजीज़ हो जाएगी, बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाएगी, बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाएंगी, ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सिंड्रोम। व्हेन द वायरल डीएनए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो अंदर प्रोसेस जब चल रहा है मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में, मैक्रोफेज के अंदर वो वाला प्रोसेस है, तब भी नहीं हो सकता सिम्टम। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फूड खाने से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये याद रखना कि ब्लड कॉन्टैक्ट से ही एड्स इन्फेक्ट होगा दूसरे पर्सन में। तो ब्लड इन्फेक्ट किससे हो सकता है, एक तो इसमें बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ बता देती हूँ कि मस्कीटो बाइट से फैल सकता है क्या एड्स। मस्कीटो बाइट से बिल्कुल भी नहीं फैल सकता है। अब आप सोचोगे कि उसमें भी तो ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन जो मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड है उसमें ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो HIV को, रेट्रोवायरस को किल कर देते हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं है रेट्रोवायरस के लिए, तो वो वहाँ टिकेगा ही नहीं, वो उसके डाइजेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड से सिर्फ प्लाज्मोडियम ही आ सकता है, इसलिए इसके थ्रू बिल्कुल भी एड्स नहीं हो सकता है। मस्कीटो कट करने से नहीं होगा, किसिंग से भी नहीं हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि किस करते हैं तब भी हम कांटेक्ट में आते हैं, सलाइवा में हो सकता है, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन सलाइवा में भी अगेन ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, चाहे सलाइवा हो, चाहे हमने फूड लिया है, तो हमारे गट में ऐसे आपने देखा होगा ना, मतलब पढ़ा होगा, एसिड्स होते हैं राइट, तो वो इसको किल कर देंगे वायरस को और डाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो सलाइवा में भी वही है। हाँ, अगर किसी के अल्सर हो रखा हो माउथ में सपोज, और दूसरे के भी अल्सर हो सकता है हो अगर, तो ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है तब इन्फेक्शन हो सकता है किसिंग के थ्रू, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये मिथ थे कुछ और कंफ्यूजन होता है और सबको लगता है ये आपके सिलेबस में नहीं है NCERT में, बट एक नॉलेज के लिए आपको मैं बता रही हूँ। देन ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट सस्पेक्टेबल टू HIV इन्फेक्शन। लीस्ट आ गया, यानी सबसे कम चांस होते हैं ड्रग एडिक्ट्स को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तो वो बिगड़े हुए हैं
तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत होते हैं उनके, प्लस वो ग्रुप में एक ही सिरिंज यूज़ करेंगे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन आप देखेंगे कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनमें वही पेशेंट्स मोस्टली HIV वायरस के होंगे, मतलब या फिर ये कह सकते हैं कि HIV इन्फेक्टेड पर्सनस में से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। यस, एड्स पेशेंट्स क्योर हो सकते हैं अगर उनको अच्छा खाना मिले, प्रॉपर केयर हो तो। दिस इज द राइट ऑप्शन। द कॉजेटिव HIV रेट्रोवायरस एंटर्स हेल्पर T lymphocyte thus reducing their numbers। एंटर किस में करते हैं? वो एंटर हेल्पर T सेल में, T लिम्फोसाइट्स में नहीं करते हैं, वो एंटर किस में करते हैं? मैक्रोफेजेस में। हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैक्रोफेज में एंटर करते हैं, न्यूक्लियस में जाते हैं, देन वहाँ से वो T हेल्पर सेल के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV हैज़ अ प्रोटीन कोड एंड अ जेनेटिक मटीरियल विच इज़ डबल स्टैंडर्ड RNA। RNA डबल स्टैंडर्ड होगा क्या? नहीं। डबल स्टैंडर्ड DNA? नहीं, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोक एसिड में 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA हैं और 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं। सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो ऑप्शन में ये भी आ सकता था कि 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 कॉपीज हैं, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है बस, तो इजीली आपका हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस। तो इसमें बोला है कि कैंसर सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नॉट। हमेशा ध्यान से क्वेश्चन देखना है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स सेंटेंस बताना है हमको, यानी कौन सा सेंटेंस गलत है, तो हम हमेशा फॉल्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, सबको ध्यान से पढ़ना है कि फॉल्स पूछा है या ट्रू पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल। इनएक्टिवेट कर देता है सेल कंट्रोल को, तभी तो कैंसर होगा। हमें ये देखना है कि कैंसर किस ऑप्शन से हो सकता है, किस रीज़न से कैंसर होगा, मतलब कौन सा यहाँ ऐसा रिजल्ट है जिससे कि कैंसर होता है, वो ऑप्शन देखना है। तो इनएक्टिवेट ही होगा ना, सेल कंट्रोल नहीं है, यानी सेल रैपिडली डिवाइड कर रही है। कैंसर के यही तो 2 क्या मेन पॉइंट्स हमने पढ़े थे, एक तो रैपिड डिवीज़न, रैपिड सेल डिवीज़न, है ना, और दूसरा क्या था? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, देखो अगर हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, सपोज ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स हैं। अब ये सारी सेल डिवाइड करती हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड कर रही हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक इसने डिवाइड किया, फिर इसके आसपास की सेल्स इसको बोलेंगी बस अब रुक जा, हो गया डिवीज़न, इतना बहुत है, अब इससे ज़्यादा होएगा तो हार्मफुल रहेगा, ठीक है। तो इसको रोक देती है आसपास वाली सेल, जिसको हमने बोला है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। लेकिन जो कैंसरस सेल होगी ना, उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा, यानी आसपास की सेल्स उसको नहीं रोक पाएगी। मान लो कि ये कैंसरस सेल है, ठीक है, अब ये कैंसर सेल डिवाइड होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, इतनी हो जाएगी कि आसपास वाले भी रोक नहीं पा रहे हैं इसको, तो ये आसपास वाली सेल को भी डिस्ट्रॉय करे जा रही है, ठीक है। ये हो गई कैंसरस सेल, तो इसको हमने बोला है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। वैसे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास में भी इसको, राइट, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। अब ये टीलोमरेज क्या होता है ये हम देखेंगे आगे अभी। नेक्स्ट है म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो जो कैंसर को होने से रोक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? जो कैंसर को कॉज करते हैं, कैंसर जिनसे होता है, लेकिन जिनसे कैंसर नहीं हो रहा है उनको बोल रहे हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स। एक्सेलरेट द सेल साइकिल।
तो जो कैंसर को रोकते हैं, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए तो वो कैंसर को रोक नहीं पाएंगे। सिंपल, आगे का भी पढ़ने का की हमें ज़रूरत नहीं है। म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें तो फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब है म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमेरेज इनहिबिटर, ठीक है। अब टीलोमेरेज इनहिबिटर यानी कि जो टीलोमेरेज को इनहिबिट कर रहा है। अब टीलोमेरेज क्या होता है? टीलोमेरेज होता है हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, जैसे ये क्रोमोसोम है हमारा, क्रोमोसोम्स के जो एंड होते हैं, ये टीलोमेरेज है, सॉरी टीलोमियर है ये। और इसको कौन बना रहा है? टीलोमियर को कौन बनाता है? टीलोमेरेज एंजाइम, ठीक है। दिस इज टीलोमेरेज, दिस इज टीलोमियर which is formed by टीलोमेरेज, ठीक है। तो टीलोमेरेज क्या बना रहा है? टीलोमियर। अब टीलोमियर होता क्या है, करता क्या है टीलोमियर? टीलोमियर इज द लाइफ ऑफ सेल। इससे याद रखना है आपको, यानी कोई सेल के पास जितने टाइम तक टीलोमियर है, शुरू में जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे टीलोमियर्स बहुत ज़्यादा साइज़ के होते हैं, धीरे धीरे हर सेल के टीलोमियर कम होते जाते हैं, तो वो सेल की डेथ हो जाती है। मतलब सेल की डेथ तब होगी जब उसके पास टीलोमियर नहीं रहेगा, तो ये कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा। जब ये टीलोमियर पूरा ही चला जाएगा तो ये सेल गई काम से, ठीक है। तो कैंसर सेल में क्या होता है, जो टीलोमेरेज है ना, वो बहुत बनता रहता है, बनता रहता है, तो वो टीलोमियर भी बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, तो टीलोमियर कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा। इसलिए कैंसर सेल की कभी डेथ नहीं होगी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें भी यही होता है। ये कैंसर सेल है, ठीक है। कैंसर सेल में टीलोमियर हमेशा इमॉर्टल रहेगा। इमॉर्टल मतलब अमर। तो टीलोमियर इमॉर्टल रहेगा तो सेल भी इमॉर्टल रहेगी, कभी हम मार ही नहीं सकते उस सेल को, कैंसर सेल को, इसलिए वो डिवाइड करती रहेगी और हमेशा ज़िंदा रहेगी। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रा, उनमें भी यही रीज़न है, उनमें भी टीलोमियर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए वो हमेशा इमॉर्टल रहते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन वापस आते हैं ऑप्शन पे। अब हमें पता है कि टीलोमेरेज क्या करता है। अब इसमें क्या बोला है? टीलोमेरेज इनहिबिटर, ये मैं एक बार हटा देती हूँ। अब इस ऑप्शन में बोला है म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमेरेज इनहिबिटर। अब अगर टीलोमेरेज इनहिबिटर है, यानी जो टीलोमियर बनने से रोक रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दें अगर, तो टीलोमियर इनहिबिटर यानी जो टीलोमियर बनने से रोक रहा है, यानी टीलोमियर बन ही नहीं रहा है, ठीक है, अगर उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, यानी टीलोमियर को जो इनहिबिट कर रहा है, यानी टीलोमियर नहीं बना रहा है, उसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो टीलोमियर बनेगा, राइट। इनहिबिटर क्या करता है? टीलोमियर को बनने से रोकता है। लेकिन अगर हमने उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो यानी टीलोमियर तो बनेगा, ठीक है। तो अगर टीलोमियर बनेगा तो ये भी ट्रू हो गया ना, टीलोमियर बनता रहेगा तो यानी कैंसर सेल हो गई वो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देन लास्ट है म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज। म्यूटेशंस दैट इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, टीलोमेरेज के टीलोमेरेज को प्रोडक्शन ही नहीं किया तो टीलोमेयर बन ही नहीं रहा है, तो ये हो गया फॉल्स। टीलोमेयर ही नहीं बनेगा तो कैंसर कैसे होगा? तब तो वो नॉर्मल सेल हो गई ना, इसलिए ये फॉल्स होगा कैंसर सेल के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी। नॉट मतलब यानी जो नहीं है प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स वेयर इज द रिमेनिंग 3 आर। तो इनमें से कौन सी 3 तो है और कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है, ठीक है।
तो कैंसर सेल के लिए कौन सी सही नहीं है? दे कम्पीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स के जो न्यूट्रिएंट्स है तो ये डिवाइड होती रहती है, रैपिड डिवाइड होती है, तो जो आसपास की सेल है उनको किल कैसे करती है? क्योंकि उनके न्यूट्रिएंट्स भी ये ले लेती है, राइट। तो ये ऑप्शन होगा राइट। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ये तो राइट है कैंसर सेल के लिए। हमें बताना है रॉन्ग, यानी नॉट अ प्रॉपर्टी। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन। तो जहाँ ये बन रही हैं, सपोज ये कैंसर सेल है, तो जहाँ ये बन गई, अब क्या ये यहीं रहेगी? ये दूसरी जगह भी तो जा सकती है ना। मेटास्टेसिस में होता है ना। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, यानी ये सही है इसके लिए, ये दूसरे एरिया में भी जा सकती है, एक जगह नहीं रहती है ये कन्फाइंड। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी सही है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है सेल्स में, राइट। देन दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बिल्कुल गलत। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है क्या कैंसर में, कैंसर सेल्स में? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता ना, तभी तो वो कैंसर सेल बनी है। नॉर्मल सेल जो होती है उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, यानी आसपास की सेल रोक देती है कि अब तू इतना ही ग्रो कर, नहीं तो नुकसान होगा हमारी बॉडी को या हमारी सेल को, ठीक है। तो दिस ऑप्शन विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स। तो कौन सी टेक्निक है जो सेफेस्ट है, सबसे कम नुकसान करते हुए और सबसे अच्छा डिटेक्शन जिससे होता हो, ठीक है। तो फर्स्ट है MRI, सेकेंड है एक्सरे रेडियोग्राफी, थर्ड है CT स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन, और फोर्थ है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। तो एक्सरे क्या है? एक्सरे से भी हम डिटेक्शन कर रहे, मतलब सॉरी ट्रीटमेंट कर रहे थे कैंसर सेल्स का, राइट। एक्सरे से हम क्या कर रहे थे? सपोज ये हैंड है, ठीक है, यहाँ सपोज कैंसर सेल है, तो हम क्या कर रहे थे? सपोज ये वाली कैंसर सेल है इस एरिया में, तो हम बाकी जगह को ढक देंगे। ये सपोज काला वाला जो पार्ट है वो हमने ढका हुआ है, जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको हम ढक देंगे, सिर्फ ये वाला एक्सपोज रहेगा पार्ट, और फिर हम इस पर एक्सरे डालेंगे तो ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये एक्सरे ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, ठीक है। ये कैंसर सेल्स थी, इस पर हमने एक्सरे डाला, तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत पुरानी चलती आ रही है, अब इसका इतना यूज़ नहीं होता। इसका यूज़ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन, CT स्कैन हो सकता है, इससे 3D इमेज, सबको पता होगा कि 3D इमेज हमें पता चलती है, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, हिस्टोपैथोलॉजिकल मतलब कि जैसे बायोप्सी है, बायोप्सी मतलब बायो मतलब किसी भी टिश्यू की हम स्टडी करते हैं, तो टिश्यू ले लेते हैं। जैसे सपोज लिवर में हमें लग रहा है कि कैंसर हो सकता है, तो लिवर का एक पार्ट लेंगे हम, लिवर का छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, एक इंजेक्शन के थ्रू, एक माइक्रो इंजेक्शन होता है उसके थ्रू बॉडी में डाल के टिश्यू ले लेंगे, मतलब लिवर का ही एक पार्ट निकालेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, उसमें माइक्रोस्कोप में कैंसर सेल्स हम देखेंगे, तो उससे पता चलेगा कैंसर है या नहीं। ये भी बहुत पुराना मेथड है, एक्सरे और बायोप्सी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब है CT स्कैन और MRI। CT स्कैन से 3D स्कैन होता है और MRI से भी होता है, लेकिन MRI से हमें एग्जैक्ट बहुत अच्छा पता चलता है। 3D स्कैन तो होता ही है, इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो रेज डालते हैं वो होता है, तो इसमें हमें ट्यूमर की साइज़ तक भी पता चलती है, एक्यूरेट एकदम, कि कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ है, कितने साइज़ का ट्यूमर है, वो सब। सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्सिनोमा रेफर्स टू, कार्सिनोमा किसको बोला है? कार्सिनोमा हमने पढ़ा था, कार्सिनोमा रेफर्स टू एपिथेलियम, एपिथेलियम में होता है ये, राइट। और था सार्कोमा, सार्कोमा था कनेक्टिव टिश्यूज में, राइट। ल्यूकीमिया था ब्लड या फिर बोल सकते हैं फ्लूइड में, और
एक था मिलेनोमा। मिलेनोमा कहाँ था? मिलेनिन सेल्स में, ठीक है, यानी डार्क पैचेस बन जाते हैं मिलेनिन की वजह से होते हैं वो। तो अब ऑप्शंस देखते हैं हम। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, एक तो मैलिग्नेंट और बिनाइन, ये तो हम बता ही नहीं सकते हैं, बिनाइन भी हो सकता है मैलिग्नेंट भी हो सकता है, वो इससे नहीं डिसाइड होगा कि कार्सिनोमा है या सार्कोमा है, दोनों में ही बिनाइन या मैलिग्नेंट हो सकते हैं दोनों। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ दी कनेक्टिव टिश्यू, तो ये रॉन्ग हो गया। कनेक्टिव टिश्यू वाला तो हमने देखा है सार्कोमा में था। एक और है कनेक्टिव टिश्यू, बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। कोलन और सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कोलन में भी नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंसरस सेल्स कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशंस ड्यू टू, तो रेडिएशन से जो कैंसरस सेल है हम जो डिस्ट्रॉय करते हैं रेडिएशन से, चाहे एक्सरे हो, राइट, एक्सरे से जो करते हैं, सपोज हम एक्सरे से कर रहे हैं, तो ड्यू टू कैसे होता है, मतलब क्यों होता है एक्सरे से, ये पूछा गया है। तो क्यों होता है, क्योंकि कैंसर सेल क्या करती है, इनमें से कैंसर सेल्स में क्या होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, नहीं, गलत है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ी होता है, वो तो आसपास की सेल्स का न्यूट्रिशन भी ले लेती है अपने अंदर। फास्ट म्यूटेशन, फास्ट म्यूटेशन कहाँ होता है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, ठीक है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो रैपिड सेल डिवीजन होता है उन सेल्स में, और जो एक्सरे होती है ये भी बहुत तेज़ स्पीड से, रैपिड स्पीड से ही उनको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो रैपिड स्पीड से सेल डिवाइड कर रही है कैंसर वाली, और एक्सरे भी रैपिड स्पीड से ही उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ये एक्यूरेट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन ऑफ लंग कैंसर इज, लंग कैंसर कैसे होता है, एक तो होता है स्मोकिंग से, राइट, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, या फिर सीमेंट फैक्ट्री में जो पर्सन वर्क कर रहे होते हैं, लेबर, सीमेंट का कॉन्टिन्यू ऐसा केमिकल होता है सीमेंट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। और म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होती है हमारी बॉडी में, सबसे पहले जहाँ पर एक्सपोजर मिलता है, नोज़ में होगी या नॉस्ट्रल्स में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा वहाँ से, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, और आइज़ में होती है ना, तो नोज़ और आइज़ में भी इचिंग से स्टार्ट होगा, और फिर ये लंग्स में जाकर वहाँ के म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी चला जाएगा और वहाँ लंग कैंसर कॉज करेगा। तो राइट ऑप्शन विल बी सीमेंट फैक्ट्री। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्योरेबल इन नेक्स्ट 2 decades। सो कैंसर के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है और कोई भी ऐसा एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं आया अभी तक। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो के लिए वैक्सीन्स हैं, ओरल वैक्सीन, OPV हम लेते हैं, या IPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओके, नन ऑफ दीज, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ट्यूबरकुलोसिस, TB के लिए जो वैक्सीन है BCG, ये दी जाती है, ठीक है, तो इसका क्योर हम अब बहुत अच्छे से, ये वैक्सीन यूज़ की जा रही है, पहले TB की वैक्सीन नहीं हुआ करती थी, तब इसका क्योर नहीं होता था और इसको बहुत ख़तरनाक बीमारी बोला जाता था, TB हो जाती थी मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी गांव में स्पेशली। तो ट्यूबरकुलोसिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड कैंसर इज नोन एज, सो ब्लड कैंसर क्या 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 होगा इनमें से, किसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो हीमोलाइसिस क्या होता है, हीमोलाइसिस इज नॉट द ब्लड कैंसर, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ RBCs, RBCs का नंबर कम हो जाता है इसमें, ठीक है। देन है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनहिबिटेड,
यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती इसमें। अगर हीमोफीलिया किसी को है और उसको चोट लग गई है तो ब्लड रुक नहीं सकता है, उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो नहीं बनता है। देन है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ब्लड वेन्स जो होती है ना हमारी, ब्लड वेन्स जो होती हैं हमारी जो बॉडी पार्ट्स में, इन्हीं के अंदर है ना ब्लड क्लॉट हो जाता है। यानी यहाँ सपोज यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो गया, अब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा ना इस वाली वेन से, तो ब्लड वेन्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू क्लॉटिंग। सो आंसर इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर में क्या होगा कि जो WBC का काउंट है नॉर्मली क्या होता है, वो 5000 से 10,000, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, बोन मैरो में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा WBC RBCs का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लाइक 20,000 से लेके और 1 लाख तक। तो अगर WBC का काउंट एक्सेस में ज़्यादा आता है तो हमें डाउट हो सकता है, मतलब एज अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर कभी बनते हैं और रिपोर्ट्स में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ज़्यादा WBC आई है एक्सेस में, तो हो सकता है कि ब्लड कैंसर हो यानी ल्यूकीमिया हो। सो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन। तो इन ऑप्शंस में से कौन से सेल या सिस्टम में जिसमें डिसऑर्डर होगा या अबनॉर्मलिटी होगी जिससे कि सार्कोमा होगा। तो सार्कोमा होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज में होने वाला, कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि बोन हो गया, टेंडम हो गया, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। तो कनेक्टिव टिश्यूज की हमें स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है, क्योंकि कोई भी वर्ड आ सकता है इसलिए। देन है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड या फ्लूइड जो होते हैं हमारे, तो ब्लड वाला तो ल्यूकीमिया होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम भी ब्लड से रिलेटेड है, WBC से रिलेटेड है, WBC अब नॉर्मल हो जाएगी या ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो भी ल्यूकीमिया होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स में जब कैंसर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। अब ये मगअप वाले क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ही आता है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें मगअप करने की चीज़ है, अगर आपने पढ़ा है तो आ जाएगा आपको। सो इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। हेरोइन क्या होता है, एक वाइट पाउडर जैसा होता है, वाइट पाउडर जैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी कोई स्मेल नहीं आती इसमें, स्मेललेस, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और कहाँ से ऑब्टेन होता है ये, लेटेक्स, ये इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट टाइम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। तो प्लांट का नाम भी आ सकता है या फिर पॉपी प्लांट के किस पार्ट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं ये आ सकता है, तो लेटेक्स से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ poppy plant is used to obtain the drug smack. What is smack? Smack is heroin. हेरोइन हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था इस चीज़ को कि लेटेक्स से मिलता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा, आपको ऐसे याद नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, मगअप करने वाले क्वेश्चन हैं कि कौन से पार्ट से होता है। हेरोइन क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ऑर्डरलेस होता है,
एंड बिटर होता है, यानी कड़वा होता है ये स्वाद में, ठीक है। और लेटेक्स प्लांट से, कौन से प्लांट के, लेटेक्स प्लांट नहीं सॉरी, पॉपी प्लांट के लेटेक्स पार्ट से इसको निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन हियर। तो ये प्लांट का बस पिक्चर दिया हुआ है आपको, उसको देख के बताना है कि इनमें से क्या इफ़ेक्ट करता है ये, मतलब ये पेन किलर होता है यानी पेन ख़त्म करता है, या स्टिमुलेंट होता है, किसी चीज़ को स्टिमुलस देता है, या हैल्यूसिनोजन, हैल्यूसिनोजन तो नहीं होगा ये ऑब्वियसली। हैल्यूसिनोजन होता है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का हमें पता नहीं चलता, मतलब न्यूरो डिस्टर्बेंस इसको बोल सकते हैं, न्यूरल डिस्टर्बेंस। तो हमें आसपास का कोई स्टिमुलस नहीं मिलता कि अगर कोई बोल रहा भी है, कोई हंस रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं रहेगा अगर हम हैल्यूसिनोजन लेते हैं। तो डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट मतलब नाम से ही पता चल रहा है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में आ जाता है इससे पेशेंट जो होता है, जो ड्रग्स ले रहा है वो। तो ये पार्ट क्या काम करेगा इस प्लांट का, डिप्रेसेंट। So the next question is which one of the following is a hallucinogenic drug? hallucinogenic drug क्या होता है, जिसमें हमको ऐसी चीज़ें दिखने लगती है जो होती ही नहीं है। जो ड्रग लेता है ये वाला, उसको ऐसी चीज़ें दिखने लगी जो होती ही नहीं है। जैसे सपोज़ कि किसी को गांधी जी दिख रहे हैं, मूवी में था ना, एक मूवी में संजय दत्त को गांधी जी दिखते हैं, हालांकि वो उसमें ड्रग का नहीं बताया, बट एक जनरल मैं याद रखने के लिए आपको ये बता रही हूँ। तो कई मूवीज़ में बताया गया ना कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं जो दिख रही हैं। कोई किसी से बात कर रहा होता है लेकिन हमें कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन जो ड्रग ले रहा है वो किसी से बात कर रहा है जो कि वहाँ है ही नहीं कुछ फिर भी, ठीक है। तो कैफ़ीन है फर्स्ट ऑप्शन। कैफ़ीन क्या है, एक स्टिमुलस ड्रग है। स्टिमुलस ड्रग है मतलब हर चीज़ एक्सेस में होगी, मतलब रो रहा है अगर तो रोता ही रहेगा, हंस रहा है अगर तो हंसता ही रहेगा एक्सेस में। तो ये एक स्टिमुलस ड्रग है। फिर है मॉर्फिन और ओपियम। तो ओपियोइड्स के ही टाइप्स हैं ये दोनों, तो कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। और ये सेडेटिव ड्रग है, ठीक है, सेडेटिव ड्रग्स। अब है LSD। सो LSD होगा राइट ऑप्शन। ये हैल्यूसिनोजेनिक होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इंटेक ऑफ, सो सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर किससे होता है, अल्कोहल से। उससे क्या है, लिवर की सेल्स डैमेज हो जाती है, सिरोसिस यानी लिवर सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। सिरोसिस होना मतलब डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओपियम। ओपियम क्लास है ओपियोइड्स का। ओपियोइड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। अल्कोहल हमने देखा ही है, राइट ऑप्शन विल बी द अल्कोहल। टोबैको चूइंग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा है, मूवी देखने जाते होंगे तब भी आता है, गवर्नमेंट के लिए की तरफ से जो ऐड आता है, इससे होता है कैंसर, है ना, स्पेशली माउथ कैंसर और अल्सर्स। फिर है कोकीन। कोकीन से होता है हैल्यूसिनेशन। हमने देखा था ना दूसरे क्वेश्चंस में अभी, हैल्यूसिनेशन क्या होता है कि जो चीज़ नहीं है वो भी दिख रही है, ठीक है। कई बार कि जो चीज़ है ही नहीं फिर भी कोई है जो ड्रग ले रहा है, ये वाला कोकीन ले रहा है, मतलब उसको वो किसी से अकेले बैठे बैठे बातें कर रहा है लेकिन वहाँ कोई है ही नहीं फिर भी, तो दिस इज़ कॉल्ड एज हैल्यूसिनेशन। तो हैल्यूसिनेशन होगा कोकीन से, ठीक है। अल्कोहल विल बी दी करेक्ट आंसर। So the next question is identify the molecules A and B shown below and select the right option giving their source and use। तो आपने अगर इनका स्ट्रक्चर देखा होगा, एक बार भी देख लोगे एनसीईआरटी में तो आपको याद हो जाएगा वैसे
क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है कि ये एक एक बॉन्ड आपको याद करना है या एक एक चीज़, सिर्फ शेप्स देख लो उससे भी आपको लर्न हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पर ए है मॉर्फिन और बी है कैनाबिनॉइड। अब देखो ए मॉर्फिन और बी कैनाबिनॉइड है, ये दोनों तो गलत हो गए वैसे ही। और वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस से देखोगे तो दो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएंगे। कैनाबिनॉइड मिलता है हमें कैनाबिस, सोर्स क्या है इसका, कैनाबिस सटाइवा, ये प्लांट से मिलता है, तो ये गलत लिखा हुआ है यानी, राइट। तो हीरोइन भी गलत हो गया, यानी इसका ये तो है नहीं ना सोर्स, ये तो कैनाबिनॉइड का सोर्स है, इसलिए तो ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत। मॉर्फिन पेपावर सोमनीफेरम से मिलता है और सेडेटिव होता है और पेन किलर भी होता है, कामनेस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कामनेस भी करता है और सेडेशन भी करता है। सो मॉर्फिन, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct statement from the ones given below. So first option is barbiturates when given to criminals make them tell the truth. तो barbiturates नहीं होता उसके लिए होता है सोडियम पेंटाथायोल। इसको देते हैं ना जब क्रिमिनल्स को, तो वो सच बोलते हैं। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सनस हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर। जिसको सीवियर पेशेंट्स होंगे ना, सीवियर सर्जरी हुई है जिनकी अब एक्सेस में पेन हो सकता है, मतलब जिनको, उनको मॉर्फिन दिया जाता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, क्योंकि इसलिए हर किसी को नहीं देते हैं ये। चूइंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। चूइंग टोबैको होगा तो टोबैको चू करने से तो कैंसर होगा ना, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कोकीन इज़ गिवन टू पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट्स रिकवरी। कोकीन रिकवरी करेगा क्या कभी? कोकीन तो बल्कि बॉडी को ख़राब और कर देगा, है ना, क्योंकि इसमें एक्सेस में होती है हर चीज़ें। अब ये बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, कोकीन बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? तो बिनाइन ट्यूमर्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? ट्यूमर का दूसरी जगह चले जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, यानी कैंसर सेल का दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना या दूसरी जगह मूव कर जाना। तो कई बार होता है ना कि एक ही जगह कैंसर रहता है, वो बिनाइन कैंसर बोलते हैं, उसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, यानी वो एक ही जगह रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। सपोज ब्रेस्ट कैंसर है, अगर बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे तो कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में नहीं जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, अब वो पेशेंट ठीक है एकदम। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट हुआ तो वो दूसरे ऑर्गन्स में भी चला जाएगा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कितने ऑर्गन्स निकालेंगे हम, सारे ऑर्गन्स निकाल देंगे तो बचेगा ही क्या फिर, है ना। तो बिनाइन ट्यूमर्स शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हेरोइन एक्सेलरेट्स बॉडी फंक्शन। एक्सेलरेट करेगा क्या, यानी अच्छा कर देगा बॉडी फंक्शन को, ज़्यादा तेज़ कर देगा, बल्कि कम करेगा ना। ये तो हेरोइन तो CNS पे यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ख़राब कर देता है, न्यूरल डिस्टर्बेंस कर देता है, इसलिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे उसको जो मेटास्टेसिस शो करेंगे, राइट, यानी एक जगह से दूसरी जगह सेल्स चली जाएंगी कैंसर की। पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स नहीं दी जाते, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मॉर्फिन देंगे जिन भी पेशेंट को सीवियर पेन होगा या फिर सर्जरी जिनकी हुई होगी उनको, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड। तो कौन सा करेक्ट है? मॉर्फिन लीड्स टू डिल्यूशंस एंड डिस्टर्ब्ड इमोशंस। मॉर्फिन हम कब यूज़ करे थे? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, तो पेन किलर यानी सीवियर सर्जरी में काम आएगा ये, जिसकी सर्जरी हुई है और उसको बहुत सीवियर पेन हो सकता है, उसको रोकने के लिए कुछ पेशेंट्स को देते हैं मॉर्फिन, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए सबको नहीं देते हैं। देन है बार्बिचुरेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्परेरी यूफोरिया। रिलैक्सेशन बिल्कुल दे ही नहीं सकता है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स से क्या होता है कि स्लीपलेसनेस होती है और सीजर्स आने लगते हैं, यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है बार्बिचुरेट्स।
फिर है हशीश। हशीश मतलब क्या होता है? चरस। चरस को हशीश भी बोलते हैं। कॉजेज आफ्टर थॉट, परसेप्शंस एंड हेल्यूसिनेशंस, बिल्कुल करेक्ट है। तो चरस लेने से क्या होगा? इंसान को वो चीज़ें भी दिखने लगेंगी जो होती नहीं है, और वो अकेले में बातें करने लगेगा। हेल्यूसिनेशन हमने उसी चीज़ से याद किया था ना, कि ऐसा पर्सन जो अकेला बैठा बैठा किसी से भी बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है उसने चरस ली हो, इसलिए हो सकते हैं। ठीक है। देन है ओपियम। ओपियम क्या करता है? नर्वस सिस्टम और हेल्यूसिनेशन बिल्कुल नहीं कॉज करता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन शोइंग अनप्रेडिक्टेबल मूड्स, outburst of emotion, quarrelsome behavior and conflicts with other is suffering from। तो क्या 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 हो सकता है इसमें से? फर्स्ट है एडिक्टिव डिसऑर्डर। एडिक्टिव डिसऑर्डर क्या होगा? कि किसी चीज़ के लिए हम एडिक्ट हो जाते हैं, यानी ड्रग्स या जो भी चीज़ें ले रहा है, अगर कोई पर्सन कोकीन ले रहा है या हेरोइन ले रहा है या चरस ले रहा है, तो उसको आदत हो जाएगी उसकी, तो उसको बोलेंगे एडिक्ट होना। तो एडिक्ट तो इसका आंसर हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि इसमें तो बोला है इमोशन पे फ़र्क पड़ना चाहिए। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम बोल रहे हैं कि उसमें इमोशन भी इफ़ेक्ट होंगे, उसमें मूड्स भी इफ़ेक्ट होंगे, उसमें बिहेवियर भी इफ़ेक्ट होगा और दूसरे से लड़ेंगे वो पर्सन। तो ये नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो एडिक्ट होगा वो लड़ेगा या मूड स्विंग होगा। हो सकता है कि उसको नींद ज़्यादा आ रही हो, या हो सकता है उसको सीजर्स आ रहे हैं। अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग इफ़ेक्ट होता है ना, इसलिए। देन है शाइजोफ्रेनिया। शाइजोफ्रेनिया में क्या होता है कि लैंग्वेज या फिर वर्बल प्रॉब्लम होती है, यानी बोलने में प्रॉब्लम होती है इसमें सबसे ज़्यादा। तो जब लैंग्वेज या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आएगा तब शाइजोफ्रेनिया हम आंसर करेंगे। देन है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो आप मतलब क्वेश्चन से भी देख सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। इमोशंस होते हैं, मूड होता है, बिहेवियर होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दूसरे पर्सन से हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उससे आपको याद रखना है BPD। तो दिस विल बी द आंसर। मूड डिसऑर्डर बोल सकते हैं, लेकिन अगर इमोशन आ गया है ना कहीं पर, इमोशन मेन पॉइंट याद रखना BPD का, तब आंसर BPD ही होगा। ठीक है। सिर्फ मूड होता तो मूड डिसऑर्डर हो सकता था, लेकिन सिर्फ मूड डिसऑर्डर नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनालिटी की, तो इसलिए बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्रॉजीनेस। तो मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन तो करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट, ठीक है, और ब्लड प्रेशर लो करता है, और पेन किलर होता है, ये पढ़ा है हमने बहुत बार, राइट। देन है एम्फेटामिन्स, ये स्टिमुलेंट होता है। तो जो स्टिमुलेंट होगा वो कामनेस तो दे ही नहीं सकता, रिलैक्सेशन दे ही नहीं सकता, राइट। हशीश होता है चरस, चरस तो बिल्कुल नहीं दे सकता है कामनेस, है ना। चरस से तो क्या होता है? हेल्यूसिनेशन होता है। हेल्यूसिनेशन मतलब चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं जो होती नहीं है वो। जैसे हमारे सामने कोई है नहीं, फिर भी वो पर्सन बात कर रहा है जिसने ये हशीश लिया या चरस लिया है वो। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी वैलियम। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। सो व्हाट इज ट्रैंक्विलाइजर? This is a drug which is given to psycho people. जो साइको पीपल होते हैं ना, जिनके बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, जो चीज़ एक्सेस में करते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, जो अपना फ्यूचर प्लानिंग या फिर क्या कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता, बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं जो साइकोलॉजिकली, उनको दिया जाता है ये। तो इसका एग्जाम्पल है रेसरप्रिन। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी हम नेक्स्ट देखते हैं। कोकीन क्या है? कोकीन एक स्टिमुलेंट है, तो ये हो गया गलत। देन मॉर्फिन
मॉर्फिन एक ओपिएटिक नारकोटिक है, यानी ओपियम से रिलेटेड है ये ना, ओपियम का ही एक टाइप है, ओपॉइड्स का टाइप है। नेक्स्ट है भांग। भांग कॉज करता है हैल्यूसिनोजेनिक का। आपने देखा होगा होली पे भांग पीते हैं लोग और फिर बातें करने लगते हैं हंस हंस के, ज़ोर ज़ोर से अपने आप ही बोले जाते हैं, तो वो हैल्यूसिनोजेनिक होने का एक कॉज होता है इसके लिए। सो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसके ऑप्शन में एनाल्जेसिक दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज LSD इज, सो LSD, व्हाट इज LSD? lysergic diethyl amide. This causes hallucination, यानी कि LSD एक क्या है, hallucinogenic ड्रग है। सिडेटिव नहीं है ये, स्टिमुलेंट भी नहीं है, ट्रांसक्यूजर भी नहीं है। ये मार्कअप का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ समझाया नहीं जा सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक। तो जो मेन ओपिएट नार्कोटिक है ना, यानी मेन ड्रग है जो ओपियोइड्स में, वो है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन विल बी दी करेक्ट आंसर। बाकी तो जो है ओपियोइड्स में नहीं आते। ये भी मगअप का क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोटिन एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ। तो निकोटिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन की तरह वर्क करता है, तो ये नर्व इम्पल्स को इफेक्ट करता है मतलब। तो निकोटिन किस में होता है, स्मोकिंग करते हैं जो, सिगरेट्स पीते हैं, है ना, तो ये सिगरेट्स के अंदर होता है। तो निकोटिन की वजह से रिलैक्सेशन मिलता है एक बार, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाता है इसकी वजह से, तो रिलैक्सेशन तो मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। थायरॉक्सिन का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक निकोटिन से, डोपामिन का नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का बिल्कुल नहीं है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपिएट नार्कोटिक इज, ओपियोइड्स में क्या क्या आते हैं, मॉर्फिन था एक तो हमने पढ़ा है जो, और है हेरोइन। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिडेटिव होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, राइट। और भांग, चरस और निकोटिन ये तीनों ही नहीं आते हैं ओपॉइड्स में। ठीक है, ओपॉइड्स क्या होते हैं, जो ओपियम से डिराइव किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपॉइड्स। एनाल्जेसिक ड्रग क्या होते हैं, जो पेन से तो रिलीव करते हैं, पेन किलर्स होते हैं, बट विदाउट अनकॉन्शियसनेस, यानी ये बेहोश किए बिना ही पेन को क्योर कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिलीव पेन, टिश्यू तो फॉर्म कर ही नहीं सकता है, ठीक है, रिलीव फैटिग नहीं होगा, कॉज पेन नहीं होगा, पेन को रिलीव करने के लिए यानी पेन को कम करने के लिए होता है ये। तो इनमें मेनली आते हैं ओपॉइड्स, लाइक मॉर्फिन हो गया, है ना, एस्पिरिन हो गया। तो मॉर्फिन या एस्पिरिन भी आपको दे सकते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स की जगह, है ना, एग्जाम्पल भी तो दे सकते हैं ना, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू।